नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश संस्कृति पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें। धीरे धीरे करके हम इसके MCQ भी लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम में MCQ के फॉर्मेशन में जो भी लेटर राइटिंग आता है। फ़िलहाल आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बहुत कम प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं, या ये कहिए कि मैक्सिमम नंबर लिए जा सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि आप इन फिक्स लाइंस को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सीख लेते हैं, तो आप आसानी से किसी भी लेटर राइटिंग को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कम चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, स्टिल आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। फ़िलहाल सबसे पहला है हमारे पास ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कि एक एक्चुअल में लेटर को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है। तो मिनिमल पॉइंट्स को बताते हुए मैक्सिमम स्कोर करने के तरीकों पर चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में लेटर राइटिंग का। लेटर को बच्चा जी डिवाइड किया जाता है 3 मेन क्लासेस के अंदर। 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हिस्से को हम कहते हैं पर्सनल, या फिर कहें सोशल, या फिर कहें इनफॉर्मल लेटर्स। याद रखना, इनफॉर्मल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख लीजिए। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स, याद रखना, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सगी संबंधियों एवं रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। यहाँ पर इन लेटर्स का मेन कंसेप्ट क्या होता है? इन लेटर का मेन कंसेप्ट होता है हम क्यों लिखते हैं। यदि हमें किसी को इनवाइट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है, थैंक्स करना है, रिक्वेस्ट करनी है, दुख व्यतीत करना है, कोई गाइडेंस देनी है। गाइडेंस का मतलब होता है छोटे भाई को कुछ सिखाना है, बड़े को कुछ बोलना है। तो किसी भी प्रकार की यदि कोई गाइडेंस देनी है, गाइडेंस यानी कि एक तरीके से जानकारी देनी है, या फिर कहीं कोई भी माता पिता के द्वारा लिखे गए लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे पर्सनल यानी सोशल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इन सोशल लेटर्स को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है हेडिंग। अब ये हेडिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों को अभी हम आगे बताएंगे कि हेडिंग क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे बताई जाएंगी। अभी फ़िलहाल 5 पार्ट से सबसे पहला पार्ट आता है, यदि कोई पूछे तो 5 पार्ट्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स के, इनफॉर्मल लेटर्स के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हेडिंग। हेडिंग के बाद दूसरा आता है सैल्यूटेशन। जैसे हम बचपन से लिखते आ रहे थे ना, सर, मैडम, ऐसे ही अपनों को लिखा जाता है तो डियर करके हम सैल्यूटेशन देते हैं। सेम बॉडी की बात करें तो हमारा मैसेज क्या है, टू द पॉइंट हम बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, प्रेम भरा मैसेज, कोई भी सजेशन देना हो, एंड द लास्ट वन इज सिग्नेचर। ये 5 पार्ट आते हैं। आपसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा, जो मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि एक फॉर्मल लेटर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, या पर्सनल लेटर्स में कितने पार्ट होते हैं। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उधर कह सकते हैं कि पर्सनल लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट पर्सनल लेटर का हिस्सा नहीं है। तो इन चीज़ों को फोकस करते ध्यान रखना है। मैं इनकी क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाऊंगा। दूसरा लेटर आता है हमारे पास में। दूसरा लेटर कौन सा है? ऑफिशियल लेटर्स का। इन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कह देते हैं। फॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? पब्लिक ऑफिसर्स को, जितने होते हैं, जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जैसे SDM हो गया, SHO हो गया, कोई भी एडिटर हो गया, उन सभी को अगर लेटर लिख रहे हो तो पर्सनल लेटर्स हैं। और जॉब एप्लीकेशंस जितनी भी हैं हम वो लिख सकते हैं। अब इसको एक तरीके से कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स किस में होती है? ऑफिशियल लेटर्स में हायर अथॉरिटीज़ को किसी भी प्रकार की कंप्लेंट्स करनी है। यदि कोई भी कंप्लेन आपको करनी है हायर अथॉरिटी को, तो वो सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो ऑफिशियल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनका ध्यान खींचना होता है कि किस तरीके से सर्विस कंट्रोल में नहीं है, किस तरीके से जो आपकी जूनियर अथॉरिटीज़ है वो काम नहीं कर रही हैं। अब इसके लिए ये लेटर्स जो होते हैं, एब्सेंस ऑफ सिविक फैसिलिटी, यानी कि जैसे कि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं उस पर जब ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया जाता है तो वहाँ पर हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। यहाँ पर आम जनता जब सरकारी सुविधाओं से खुश ना होकर के समस्याएं झेलती है तो भी हम इस प्रकार के पत्रों को लिखते हैं। ये जॉब एप्लीकेशन हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं। आज के दिन रेज्यूमे राइटिंग जो होती है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है।
रिज्यूम राइटिंग या रिज्यूमे राइटिंग नहीं आती, जिसे हम CV कह देते हैं या फिर हम बायोडेटा कह देते हैं। किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है और आपको ये बेसिक कंपोनेंट नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सभी प्रकार के बैंक एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में EMRS हो गया, DSSB हो गया, ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, इवन हमारे पास में बैंक एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब में ये रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले होता है। तो ऑफिशियल लेटर्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आज हम वैसे भी ऑफिशियल लेटर्स की ही बात करने वाले हैं, उसी के बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तीसरा आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर जहाँ पे हम कोई व्यक्ति की सर्विसेज को परचेज करते हैं, सर्विसेज को लेते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने से पहले कोई भी कोटेशन लेते हैं। कोटेशन यानी कि कितना सामान चाहिए, कितने का हमारे को सामान पड़ेगा। कोटेशन के बाद में हम कंप्लेंट्स भी करते हैं यदि हमारे पास में कोई भी साजो सामान ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। यदि कोई डील्स हैं तो, सेल ऑफर्स हैं तो, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो होती है ये बिजनेस लेटर में ली जाती है। यानी कि हम किसी से कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं और सामने वाला सेल कर रहा है या फिर अपनी सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस लेटर क्लियर होता है, प्रिसाइज यानी कि छोटा, करेक्ट भाषा में, कंप्लीट होता है, फुल ऑफ कर्टेसीज होता है। यानी कि वहाँ पे हम रिस्पेक्ट का, वर्ड्स का बहुत सोच समझ के ख्याल रखते हैं। यहाँ पे हम इंक्वायरीज अगर लेना, सपोज़ करूँ मुझे किसी दुकान से, कोई भी स्टोर से मुझे स्पोर्ट्स के आइटम लेने हैं, यानी कि खेल कूद के आइटम लेने हैं, तो आइटम तभी तो परचेज होंगे जब स्पोर्ट्स के आइटम्स अगर लेने हैं तो तभी तो आइटम्स परचेज होंगे दोस्तों, जब मैं इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी करके पहले मैं कस्टमर जो होगा इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद कोटेशन मांगेगा, कोटेशन को प्लेस ऑर्डर्स कहते हैं। उसके बाद में हम उस कोटेशन के बाद में एक्सेप्ट करेंगे डिटेल्स को, और कई बार कंप्लेन होती है तो हम भी करते हैं। बचपन में हम क्या कहते थे, टीवी परचेज किया है, कंप्लेन लिखो कि टीवी काम नहीं कर रहा है, या आपने फ्रिज लिया है या रेफ्रिजरेटर लिया है या AC लिया है तो फॉल्टी आ गया, उसकी कंप्लेन करो। ये सारे पार्ट हमारे इसमें आते हैं। इस पर्सनल लेटर की तरह इसको 5 नहीं 6 पार्ट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे बिजनेस लेटर जो होता है, ये पर्सनल गलत लिख दिया है, ये बिजनेस लेटर में 6 पार्ट्स होते हैं। पहला हेडिंग है, दूसरा एड्रेस है जो रिसिपिएंट एड्रेस है, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, क्लोज एंड सिग्नेचर। यहाँ पे एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, बिजनेस लेटर में कितने पार्ट होते हैं, तो आपको आंख बंद करके याद रखना है 6 पार्ट्स होते हैं बिजनेस लेटर के अंदर। बढ़ते हैं, अब आता है हमारे पास में एक लेटर की बारी आती है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखो हम यहाँ पे लेकर आए, ये सारी चीज़ें लेकर आए। ये सारे के सारे टोटल 12 पार्ट होते हैं। चाहे आपके पास कोई भी लेटर हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे आपके पास में फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर्स हो, ये सभी में ये लिखित पार्ट होते हैं। इनमें से एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इनसे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो सबसे पहला आता है सेंडर एड्रेस या हेडिंग। सबसे पहले हर एक पत्र में ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पत्र को भेजने वाला कौन है। आपके सामने पेपर में आपको स्पेस मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा अपना एड्रेस, या फिर आपको सवाल में जो भी एड्रेस दिया जाएगा उस एड्रेस को आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा 581/4 गीता कॉलोनी और आगे लिख दिया इंदौर MP, इंदौर, और फिर लिख दिया MP। अब MP का कोड पता है तो लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं पता तो रैंडमली 6 डिजिट का कोई भी आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 202021। अब कोई जाके चेक नहीं करने वाला है कि सच्चाई में ये कोड है भी कि नहीं है, तो आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है। अदरवाइज पेपर में आपको पूरा का पूरा एड्रेस मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा UR- ऑफ दिस लाइन, और उसके अनुसार आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट होता है डेट लिखने का तरीका। डेट लिखने का सूटेबल तरीका तो ये है कि जैसे मुझे लिखना है तो मैंने क्या लिखा, 31, आज अगस्त है, जुलाई है, कोई भी लिख दिया, 2023, 2024, कोई भी एक डेट लिख दी। तो ये एक बेस्ट पैटर्न माना जाता है। कई किताबों में इस पैटर्न के अलावा आपको अगस्त करके
यहाँ पर 29, 30, 31 जो भी है और 2024 करके लिखा जाता है। अगर आप ऐसे लिखते तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमा होना अनिवार्य है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, सेंडर एड्रेस के बाद में एक लाइन का गैप होता है, एड्रेस डेट के बाद में एक लाइन का गैप होता है। ये गैप अगर ध्यान रखते हो तो केवल फॉर्मेट के आधार पर, यदि फॉर्मेट सही होता है तो इस फॉर्मेट सही होने के आधार पर किसी भी एग्ज़ाम में यदि 10 नंबर का लेटर राइटिंग है तो 3 नंबर जो होते हैं ये फॉर्मेट के होते हैं। यदि सही है फॉर्मेट तो 3 नंबर आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आ जाता है अगला पॉइंट आता है, यदि यहाँ पर कोई रेफरेंस आपके पास में है कि भाई किस रेफरेंस में लिख रहे हो, कौन व्यक्ति है जिसके रेफरेंस से आपको पता चला, तो रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आ जाता है रेफरेंस के अंदर कौन व्यक्ति बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे रिसीवर एड्रेस लिखना है तो रिसीवर एड्रेस से पहले रेफरेंस क्या आता है, जैसे हमने सपोज करो लिख दिया द एडिटर। अब एडिटर के बाद में कौन से अखबार में एडिटर है, एडिटर कौन से राज्य का है, स्टेट का है, कौन सी शहर में है, और उसके बाद में उसका पिन कोड। ये 4 लाइनों में मैक्सिमम हम इस पूरी लाइन को ख़त्म करते हैं। अब कई व्यक्ति कहते हैं सर अगर एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो, अरे भाई कोई पहुंचने नहीं वाला है तो पूरा एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर अखबार का एड्रेस आपको मिल गया है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो कोई रैंडम एड्रेस आप लिख सकते हैं। इसके अंदर दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखें, डेट के बाद में रिसीवर एड्रेस में एक लाइन छोड़नी पड़ती है। डेट के बाद एक लाइन छोड़ोगे फिर रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट। अब कई टीचर लोग बच्चों को गलत जानकारी देते हैं कि पहले सर और मैडम आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा, और कई लोग कहते हैं नहीं पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में सर और मैडम आएगा। अब लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास में अगर ऐसी कोई आपत्ति आती है तो पहले सर और मैडम को आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से ऊपर लिख देंगे। सब और मैडम को पहले ऊपर लिख देंगे, सर और मैडम यानी सैल्यूटेशन लिखा जाता है। अब ज़्यादातर अगर आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो आपके पास में सर लिखा जा सकता है या मैडम लिखा जा सकता है। प्रयास करके याद रखना, अगर मैम भी लिखना है मैडम नहीं लिखना है तो MAAM का प्रयोग करेंगे, ये सही शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। अन्यथा मैडम लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आ जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को स्कोर मिलने की जगह कट जाते हैं। बच्चे को लगता है कि सब्जेक्ट भारी भरकम होना चाहिए, बल्कि कायदे से ये होता है सब्जेक्ट जो होता है मात्र एक लाइन में लिखा जाता है, और उसके अंदर भी हो सके तो 4 या 5 वर्ड्स में पूरे स्टेटमेंट को समझाने का प्रयास करो। 4 या 5 वर्ड्स में पूरे स्टेटमेंट को समझाने का प्रयास करो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट होना चाहिए प्रेसाइज मैनर में। प्रेसाइज मैनर में यानी कि आप क्या लिखना चाहते हैं वो पूरा का पूरा आपका एक ही लाइन में समझ में आना चाहिए। देखिए इम्प्रेसिव सब्जेक्ट अगर आप लिखते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है रीडर पर, वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। इसके बाद में सैल्यूटेशन तो हम बता चुके हैं कि ये सब्जेक्ट से ऊपर चला जाएगा। फिर आता है बॉडी पार्ट। देखो बॉडी पार्ट को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला बॉडी पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, पहला बॉडी पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का। परिचय देंगे आप किसको लिख रहे हैं, यानी कि टू होम यू आर राइटिंग, किसको लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आएगा क्यों लिख रहे हैं। अब ये जो क्यों है इसमें आप अपनी प्रॉब्लम या रीज़न बताने की कोशिश करेंगे, राइटिंग का पर्पस क्या है। दूसरा पॉइंट आता है इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, इसे बॉडी पार्ट 2 कहा जाता है, इसे बॉडी पार्ट 2 कहा जाता है। ये बॉडी पार्ट 2 में ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक सेंटेंस में स्टेट करें प्रॉब्लम को। स्टेट द प्रॉब्लम। स्टेट द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि आप क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कह दें या एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कह दें या सॉल्यूशन कह दें कि आपकी क्या डिमांड है। याद रखना सॉल्यूशन मांगते समय हमेशा पॉजिटिव टोन दिखाई जाती है। अगर आप ये तीनों बॉडी पार्ट सही लिख देते हैं तो आपका पत्र लगभग सही माना जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं मानी जाएगी। परंतु सबसे बड़ी समस्या तो अब आती है, सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि एक बच्चे को पता ही नहीं होता
कि उसको बॉडी पार्ट में लिखना क्या है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इस पत्र को लिखा जा रहा है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि पत्र में लिखना क्या होता है। फाइनली हम एक थैंक्स या रिगार्ड्स के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, अंत करेंगे कि आशा करता हूं आपसे सही तरीके से मेरी समस्या को सुलझाने का कष्ट करेंगे और फर्दर हम इस बात पर आगे अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। अंत में सिग्नेचर करनी है और कौन लिख रहा है इस पत्र को उसका नाम एवं पता आ जाएगा। अब इसके बाद में यदि आप उसमें पोस्ट स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा ज़्यादातर पत्रों में पोस्ट स्क्रिप्ट यानी पत्र खत्म होने के बाद में कोई अन्य शब्दों को नहीं जोड़ा जाता। और अंत में आता है एनवेलप। एनवेलप एक तरीके से एंडिंग क्लोज कहते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, ज़्यादातर पेपरों में ये नहीं आता है। ये हमारे पास में आज का पत्र है, ये हमारे पास में आज का पत्र है। सपोज करो हमें लेटर लिखना है एडिटर को कि भैया रोड रिपेयर करानी है, रोड ख़राब है, और आपको आपका एड्रेस दे दिया गया है। एड्रेस दे दिया गया कि आप फला आदमी हो इस बिल्डिंग के इस एड्रेस के, और आपको पत्र लिखना है। तो पत्र बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे नाम से, एक तरीके से कौन भेज रहा है इस नाम से। ज़्यादातर पत्रों में मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इनके नामों को हटा दिया जाता है, नाम नहीं पूछे जाते। कोई बात नहीं, नाम वैसे एंडिंग में ज़रूरी होता है, यहाँ पे नहीं होता है। अब ये है हमारे पास सेंडर एड्रेस, ये है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है, कौन इस पत्र को लिख रहा है, कौन इस पत्र को भेज रहा है। देखिए पत्र इसलिए ज़रूरी है भेजने वाले का नाम, क्योंकि पत्र भेजने वाले का नाम इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपके पास में पत्र भेजने वाले का नाम नहीं होगा तो आपका पत्र स्वीकार नहीं होगा, एक तरीके से ये माना जाता है। फिर आ जाती है, ये है डेट। डेट का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डेट में यहाँ पे कॉमा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लगाते, मैंने जान के लगाया ताकि बच्चों को पॉइंट आउट कर सकूँ, यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, 8 के बाद ये जो TH है, इसको कोशिश करके जब लिखें तो TH ऊपर छोटा लिखा जाता है, ये कभी बड़े लेटर में नहीं लिखा जाता है। तो एक तो गड़बड़ी ये हो गई है ना। अब एक लाइन का गैप आपको यहाँ छोड़ना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे लाइन का गैप नहीं छोड़ते हैं तो आपके पत्र को एक तरीके से एक इमेच्योर माना जाता है, नॉट एग्जैक्ट माना जाएगा। ये है हमारे पास में डेट के बाद का दूसरा पार्ट है, ये एक और लाइन का गैप है। ये गैप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर बोला जा रहा है। अब जैसे मुझे पत्र लिखना है, किसको लिखना है, ये है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी कि मेरे पत्र को भेजना कहाँ है, भाई कोई तो रिसीव करेगा, तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। अब रिसीवर में ऑब्वियसली लेटर किसको लिखना है, लेटर लिखना है एडिटर को। तो एडिटर को लेटर लिखना है तो जाहिर सी बात है एडिटर को द एडिटर पोस्ट आ जाएगा, ये अखबार का नाम आ जाएगा, ये अखबार का एड्रेस आ जाएगा, ये दिल्ली 4 है। अब दिल्ली 4, अब ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली 4 आपको पता ही होना चाहिए। एक्चुअल में इसमें लेटर बनाते समय मुझे भी नहीं पता कि दिल्ली 4 है 5 है, बट हाँ एक फॉर्मेट है वो पूरा फॉलो कीजिए। तो जब आप यहाँ से पूरा बढ़ जाएंगे आगे तो अब आ जाएगा सब्जेक्ट। हालांकि आजकल के मॉडर्न लेटर्स के अंदर कन्फ्यूज़ ये करते हैं बच्चे को कि ये जो सर और मैडम का सैल्यूटेशन है ये सब्जेक्ट से ऊपर जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप नीचे लिखते हैं तो भी अभी तक बहुत सारी किताबें यहाँ पर असमंजसता के अंदर हैं, असमंजसता के अंदर है। अगर आप नीचे लिखते हैं तो भी गलत नहीं माना जाता, नीचे लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, याद रखिएगा। एक लाइन में लेटर में पूरी जानकारी देनी है कि भाई रिपेयर करवानी है रोड हमारे को हीरानगर के अंदर। अब हीरानगर में, एक्चुअली हीरानगर तो जयपुर में है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस डाल रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल पढ़ते हैं। अब सवाल में देखो 3 बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट है इंट्रोडक्शन का। याद रखना कुछ फिक्स लाइन है हमारे पास में जो इंट्रोडक्शन में दी जाती है। जब भी आप अखबार में लेटर लिखेंगे तो आप ये फिक्स लाइनों को फोकस करना। अब बच्चा कहेगा सर मैं अखबार में ना लिख रहा हूँ, जॉब लेटर लिख रहा हूँ, तो भाई रुको ज़रा, चिंता नहीं करनी है। इसके तुरंत बाद में मैं जॉब लेटर भी लेकर आ रहा हूँ, चिंता नहीं है, सारे पत्र लेकर आऊँगा, आसानी से समझ में आएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं एडिटर की। अब देखो यहाँ पे कहता है आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट द पीपल। अब यहाँ तक कि ये लाइन एकदम फिक्स है, ये लाइन एकदम फिक्स है। अब यहाँ पर ये लाइन फिक्स है, फिक्स क्या है कि भाई मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ लोगों की तरफ। अब ये लोग कहाँ के हैं, उस कहाँ के बताने के लिए आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो
अंडरलाइन पार्ट है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इस पार्ट पर आपको लिखना है अपना लोकेलिटी, कि आप भाई किस लोकेलिटी के लिए पत्र लिख रहे हो। तो लोकेलिटी के बाद में क्या लिखना है, हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज, ये सब में सेम लिखेंगे। अब सेम क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात अखबार को लिखोगे तो अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से पत्र लिखे जा सकते हैं, अखबार में लिखे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन का हो गया, स्ट्रे कैटल्स का हो गया, सीवर खराब होना हो गया, ड्वेलिंग हो गया, या अनावश्यक जो होगा एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई, या फिर गलत एक्टिविटीज़ हो गई जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो सब में सेम आएगा। तो फेसिंग डिफिकल्टीज इन ट्रैवलिंग, इन ट्रैवलिंग का मतलब आने और जाने के लिए, आना होता है बैक और फोर्थ होता है जाना, आने और जाने के लिए। देखो अब यहाँ पे केवल आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन में सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ट्रैवल करना पड़ता है ना बैक और फोर्थ आगे की तरफ, तो बिकॉज ऑफ बैड कंडीशन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो यहाँ से लेकर इन ट्रैवलिंग बैक से लेकर यहाँ तक केवल सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया। अब आगे की लाइन यहाँ पे सेम रहेगी, आगे की लाइन यहाँ पे सेम है, कहता है कि हमने अपील करी म्युनिसिपैलिटी को, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं आया। यानी कि सोशल बॉडी को आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन के बाद भी उस कंप्लेन पर कोई असर नहीं हुआ, इस वजह से मजबूरी में परेशान होकर, हताश होकर आपको ये पत्र लिखना पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एडिटर को पत्र लिखते समय केवल बीच की एक लाइन पहले पैराग्राफ में लिखनी है। दोबारा देख लो भाई, पहले पैराग्राफ में केवल एक लाइन लिखनी है, और वो पहले पैराग्राफ की लाइन क्या है, मैं पेन चेंज करता हूँ, देखिएगा, सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब एडिटर को लेटर तभी तो लिखोगे जब समाज में बार बार कंप्लेन करने के बाद आपकी बातों को नहीं सुना नहीं जा रहा है, तभी तो आप पत्र लिख रहे हो। कोई बात नहीं, पत्र लिखना ज़रूरी होता है, पत्र लिख दिया हमने, लेकिन ये बीच की एक लाइन बदलनी है, अन्यथा पूरा पहला पैराग्राफ आपको फिक्स लाइंस में लिख देना है, एज इट इज़ लिख देना, बीच में थोड़ा सा परिवर्तन कर देना, काम बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% सेम लाइन लिखने से ही नंबर मिलेंगे, वैसे तो आपकी एनालिटिकल व्यूज़ को देखा जाता है कि आप में कितना टैलेंट है सही लेटर को लिखने का, परंतु अगर नहीं है, अपना कोई विद्यार्थी कमज़ोर है, लेटर लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ये फिक्स लाइन याद कर लो, काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये है बॉडी पार्ट नंबर 2, ये बॉडी पार्ट नंबर 2, इसे पैरा 2 कहते हैं। इस पैरा नंबर 2 के अंदर हमें डिस्क्राइब करना है कि क्या प्रॉब्लम बंदा फेस कर रहा है। तो एज आवर अपील, जैसे हमने अपील की टू देयर ऑफिस, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, तभी तो हमें अखबार में हायर अथॉरिटी को लिखना पड़ रहा है। तो हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। हम भरोसा करते हैं कि जो मेंशन किया गया है इन द मीडिया वुड बी ग्रेट हेल्प, यानी कि वो हमारे लिए एक मदद का सिंबल होगा। ये दोनों लाइन आप एज इट इज लिख सकते हैं, दोनों लाइन इसमें एज इट इज आ जाएगा। अब सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मंथ द रोड्स, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल आपको 3-4 लाइनें खुद से लिखनी है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। इन 3-4 लाइनों में आपको व्याख्या करनी है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो कहता है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मंथ, रोड जो है हीरानगर की इम्प्लॉजिबल है। देखो इम्प्लॉजिबल आपको ना समझ में आए तो क्या कर दो, दयनीय कंडीशन यानी बैड कंडीशन में है, आप इसे लिख सकते हैं। आसान वर्ड लिख दोगे ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा, और थोड़ी सी अब आप डिफिकल्ट लिखते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। कहता है सरफेस जो है बुरी तरीके से टूट चुका है बरसात की वजह से, और अंधेरे में डेंजरस है व्हीकल्स के लिए जो इसके थ्रू पास होते हैं। देखो इससे सिर्फ इतना बोला कि भाई अंधेरे में बहुत खतरा है इधर रोड पे चलते हुए, और बरसात में ये टूट चुकी, बात खत्म, और कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम कहता है यहाँ तक कि रोड के किनारों पर कचरा इकट्ठा हो गया है। अब कचरा इकट्ठा हो गया है, अब देखो यहाँ पे कहता है ना, अब देखो हीप ऑफ रोड मेटल ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या है, ढेर इकट्ठे हो गए हैं दोनों साइड में। विच लीव वेरी लिटिल रूम इन द मिडल, यानी कि बाद में क्या होता है, बहुत कम रास्ता मिलता है जाने और आने के लिए। अब ये देखो ये लाइन सेम चलेगी सभी में, ये लास्ट वाली लाइन सेम चलेगी कि रेजिडेंट्स जितने भी हैं उनको
जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें सब बहुत हफ्तों से इनकन्वीनियंस हो रही है, असुविधा हो रही है। यहाँ तक दोनों सेम चलेंगे, ये लास्ट लाइन सेम चलेगी, बीच में सिर्फ 3 लाइनें बदलनी है, बाकी सेम। अब सिचुएशन इज बीइंग वर्स, सब में सेम आएगा। देयर हैव बीन, अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड याद करना है, जब कहते हैं मल्टीपल एक्सीडेंट हो चुके हैं इस कंडीशन की वजह से, सिर्फ इस लाइन को बदलकर आपने जो भी लेटर लिखना उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो गए हैं, मल्टीपल सिचुएशंस खराब हो गई हैं, जिसके अनुसार नुकसान है। लास्ट लाइन सब में सेम चलेगी, यानी कि लास्ट लाइन सेम क्या है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सीरियसनेस के साथ इस मैटर को अखबार में छापेंगे ताकि सुधार किया जा सके, डिले ना हो। ये सारी लाइंस आपको केवल और केवल बॉडी पार्ट 2 के अंदर 3 लाइनें बदलनी हैं, बस कोई भी लेटर आ जाए, ये 3 लाइनें बदल दी ना आपने, फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे, अगर आपकी सेकंड 3 लाइनों को लिखते हुए व्याकरण सही है। अगर व्याकरण या अंग्रेजी ट्रांसलेशन कमज़ोर है तो भी मैं वादा कर सकता हूं कि यदि 10 नंबर का लेटर आता है तो 10 में से 7 नंबर तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए एंडिंग करते हैं, थैंकिंग यू करके धन्यवाद करेंगे, योर सिंसियरली सिग्नेचर करेंगे गणेश, और ये हो गया रेजिडेंट। अब रेजिडेंट में आपको बताना पड़ेगा कि किस क्षेत्र का वासी है, किस क्षेत्र का वासी है, बात खत्म, एड्रेस आ जाएगा एंड में, और यहाँ पर हमारा ये जो लेटर है ये समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरीके की जानकारी लेने के बाद में आपको पत्र लेखन में अब कोई आगे फर्दर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। परंतु पड़े भी कोई समस्या तो दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे हर तरीके से जुड़ने का प्रयास करूँगा। आप इस पूरी पीपीटी को इंग्लिश संस्कृति ऑफिशियल के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश संस्कृति KRITI और ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली क्लास में हम पहले इस वाले लेटर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर हम धीरे धीरे फर्दर लेटर्स को लाते रहेंगे। अभी मैं जॉब लेटर भी लेकर आऊँगा मेरे बच्चों के लिए, जॉब लेटर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनता है ये मैं लेकर आऊँगा, फिर एक कंप्लेन लेटर लाऊंगा, कंप्लेन लेटर के बाद एक इनफॉर्मल लेटर लाऊंगा। तो ये 4 लेटर की सीरीज़ मैं मेरे दोस्तों के लिए लाने वाला हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत है आपके साथ की, और धीरे धीरे हम आपके साथ मिलता जाएगा तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।